कहते हैं कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब अगर किसी इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाता है तो फिर ना तो वो किसी को बड़ा, ना ही किसी को छोटा, ना ही किसी को अमीर और ना ही किसी को गरीब समझता है, बल्कि वो किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। सुबह सुबह का वक्त था, अभी पूरी तरीके से लोग जगह भी नहीं थे। सुबह के 5 बजे के आसपास लगभग एक 25 साल का लड़का अपनी घर से बाइक लेकर निकलता है और सीधे एक व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देता है। व्यक्ति जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, लड़का उसके ऊपर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होते हैं, लेकिन उससे पहले ही लड़का अपनी बाइक लेकर मौके से फरार हो जाता है। फरार तो हो जाता है, पर वो अपने घर नहीं जाता है, बल्कि सीधे एक दूसरे व्यक्ति के घर पे जाता है। उस घर के आंगन में एक महिला और पुरुष दोनों एक साथ ही खाट पर गहरी नींद में सो रहे थे। लड़का सोते वक्त ही उन दोनों के ऊपर भी गोली चला देता है, जिसकी वजह से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से लड़का फरार नहीं होता है, बल्कि अपनी बाइक उठाता है और सीधे नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और थाने में पहुंचकर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने 3 लोगों के ऊपर गोली चलाया है, जिसमें से 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन तीसरे के बारे में नहीं मालूम कि वो मर गया है या फिर जिंदा है। पुलिस जब उस लड़के से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करती है, लड़का जब इस पूरी घटना की कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़, और इसी अलीगढ़ का एक थाना पड़ता है टप्पल। टप्पल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सालपुर, और इसी सालपुर गांव का रहने वाला विजयपाल की पत्नी का नाम राधा। विजयपाल जो राजमिस्त्री का काम करता है। विजयपाल के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी पूनम जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो इंटरमीडिएट तक की अपनी पढ़ाई कर चुकी है। विजयपाल जो बहुत ही कम अपने घर पे रहता है, काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता है। जहाँ तहाँ टेंडर पे काम लेता है, बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है। जो भी पैसा कमाता है, वक्त पे सारा पैसा अपने घर पे भेज देता है। राधा भी अपने बच्चों को बेहतर तरीके से परवरिश करती है। राधा जो गौतम बुद्ध नगर के जेवर की रहने वाली है। राधा जब अपने बच्चों की परवरिश करती है, अगर उसे थोड़ी बहुत किसी चीज़ की दिक्कत होती है, राधा अक्सर अपने मायके जाती है और वहाँ पे अपने भाइयों से मदद लेती है। इधर पूनम जैसी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर लेती है, उसके बाद से एक प्राइवेट कोचिंग संस्था ज्वाइन कर लेती है एज ए टीचर, और उस कोचिंग संस्था में पढ़ाने लगती है। एक दिन पूनम जब दोपहर के वक्त अपने घर पे पहुंचती है, तो देखती है कि उसके घर पे 2 व्यक्ति मौजूद हैं, जिसमें से एक का नाम है प्रताप और दूसरे का नाम है प्रभात। प्रताप और प्रभात दोनों सगे भाई हैं, जो सीलापुर के रहने वाले हैं। पूनम जैसे ही अपने घर पे जाती है, दोनों को अपने सामने देखती है, ना तो कोई दुआ सलाम करती है और ना ही उनसे कोई बातचीत करती है, बल्कि सीधे अपने कमरे में चली जाती है। पूनम की माँ राधा जब इस तरह का नज़ारा देखती है, राधा को थोड़ा सा बुरा लगता है। पूनम के कमरे में जाती है और अपनी बच्ची को समझाते हुए कहती है कि 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, तू सारी तमीज़ भूल चुकी है। घर में तेरे मामा आए हैं, कम से कम उन्हें दुआ सलाम भी तो करना चाहिए। राधा जैसे इस तरह की बातें अपनी बच्ची पूनम से कहती है, पूनम भी अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है, कौन सा मामा? वो मेरे मामा नहीं है, बल्कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारा उन दोनों के साथ में रिश्ता क्या है। वो तुम्हारे सगे भाई नहीं हैं, बल्कि मुँह बोला भाई बनाकर और उनके साथ में रिश्ते का खेल कैसा खेल रही हो, सारी सच्चाई मुझे मालूम है। पूनम जैसे इस तरह की बातें अपनी माँ से कहती है, राधा अपनी बच्ची को 2-4 थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद से आकर के प्रताप और प्रभात के सामने बैठ जाती है और फिर उनसे बातचीत करने लगती है। दरअसल राधा का वाकई में प्रताप और प्रभात दोनों के साथ में अवैध संबंध चल रहा था, लेकिन समाज के सामने दोनों को मुंह भोला भाई बना रखी थी, ताकि लोगों का उसके ऊपर शक न जाए। लेकिन ये सारी सच्चाई पूनम को मालूम चल चुकी थी। उसके बाद से पूनम अक्सर जब भी अपने कोचिंग पे जाती है, काफ़ी गुमसुम रहती है। उस कोचिंग संचालक का नाम परवेश जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो बीए तक की अपनी पढ़ाई कर चुका है। पढ़ाई करने के बाद परवेश को जब कहीं पे नौकरी नहीं मिलती है, तो एक प्राइवेट कोचिंग संस्था खोल लेता है और इसी कोचिंग संस्था में पूनम भी पढ़ाती है।
पूनम जब कोचिंग संस्था में जाती है काफ़ी गुमसुम रहती है। एक दिन परवेश पूनम से उससे पूछताछ करता है कि मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम जब भी आती हो काफ़ी गुमसुम रहती हो। लेकिन पूनम परवेश को अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन पहली बार जब परवेश और पूनम के बीच में जब बातचीत होती है उसके बाद से अक्सर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और फिर पूनम और परवेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तब जाकर के पूनम अपनी माँ की सारी सच्चाई परवेश से बताती है कि दरअसल वो दोनों सगे भाई हैं और मेरी माँ ने उनके साथ में अवैध संबंध बना रखा है। अक्सर वो मेरे घर पे भी आते हैं और मेरे भाइयों और बहनों के सामने भी इस तरह की गंदी हरकत करते रहते हैं। मैं उन सारी चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ। पूनम जैसे इस तरह की बातें परवेश से कहती है तो परवेश भी उसे समझाते हुए कहता है कि जब सच्चाई तुम्हें मालूम है तो तुम ये सारी बातें अपने पापा से क्यों नहीं बता देती हो। लेकिन पूनम कहती है कि पापा को जिस दिन मालूम चल जाएगा ना जाने पूरे परिवार में कौन सा भूचाल आ जाएगा। इसी डर से मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद माँ एक न एक दिन जरूर सुधर जाएगी। लेकिन राधा समझने के बजाय इस संबंध में और आगे बढ़ते चली जाती है। इधर विजयपाल दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है। जो भी पैसे कमाता है वक्त पे सारा पैसा अपने घर पे भेज देता है ताकि उसके बच्चों का बेहतर तरीके से परवरिश हो सके। लेकिन उसके घर में कौन सा खेल चल रहा था विजयपाल को कुछ भी नहीं मालूम था। एक दिन पूनम जब फिर से कोचिंग संस्थान से अपने घर पे पहुंचती है तो उस वक्त उसके घर पे प्रताप बैठा हुआ था। पूनम प्रताप से बिना कुछ बात किए बगैर ही सीधे अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन पूनम जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है प्रताप भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंच जाता है और जाकर पूनम का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन पूनम तुरंत ही अपना हाथ छुड़ा लेती है और प्रताप को धमकी देते हुए कहती है कि अगर मेरी तरफ तूने गंदी नज़र डाला तो ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। इस पे प्रताप भी पूनम को जवाब देते हुए कहता है कि इतना चरित्रवान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर तू कौन सा गुल खिला रही है सारी सच्चाई मुझे मालूम है। लेकिन प्रताप जैसे इस तरह की बातें कहता है पूनम भी प्रताप को आंख में आंख मिलाते हुए जवाब देती है कि हाँ, मेरा परवेश के साथ में प्रेम प्रसंग चलता है। तुम मेरे घर के मालिक नहीं हो और बेहतर है कि तुम मेरे घर के मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। लेकिन जैसे इस तरह की बातें पूनम कहती है पूनम की माँ उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर देती है। उसके बाद से पूनम तुरंत ही परवेश के नंबर पर फ़ोन करती है और परवेश से सारी सच्चाई बता देती है कि दरअसल जब मैं घर आई थी तो प्रताप ने मेरा हाथ पकड़ा था और उसकी अब मेरे ऊपर भी गंदी नीयत बन चुकी है। पूनम जैसे इस तरह की बातें परवेश से कहती है तो परवेश भी पूनम को समझाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सतर्क रहना। लेकिन उसके बाद जब एक दिन परवेश अपने संस्थान में जा रहा था, रास्ते में ही प्रभात और प्रताप उसका रास्ता रोक लेते हैं और दोनों परवेश को धमकी देते हुए कहते हैं कि मेरी भांजी का पीछा छोड़ दो वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दोनों जब इस तरह का धमकी परवेश को देते हैं तो परवेश भी उन दोनों को जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम दोनों का राधा आंटी के साथ में कौन सा रिश्ता चल रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुम लोगों को चंद मिनटों में ही यूं बदनाम कर दूंगा। परवेश जैसे इस तरह की बातें दोनों से कहता है तो दोनों परवेश को धमकी देते हुए कहते हैं कि हम तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी तूने पूनम का पीछा किया तो हम तुझे इस दुनिया से ही हटा देंगे। जैसे ही दोनों परवेश को धमकी देते हैं परवेश भी अब काफ़ी डर जाता है। परवेश को लगता है कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। परवेश इस कदर से डर जाता है कि अब उसे अक्सर डर सताने लगता है कि न जाने रास्ते के किस मोड़ पे दोनों मिल जाए और वो उसे जान से मार दे। जब इस तरह का डर परवेश के दिल में बैठ जाता है, इस डर से परवेश खुद ही एक फैसला ले लेता है कि इससे पहले कि वो दोनों परवेश के ऊपर हमला करे, परवेश उन दोनों को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन जब ये षड्यंत्र बनाता है तो परवेश इस षड्यंत्र के बारे में पूनम को कुछ भी नहीं बताता है। और फिर 28 अप्रैल 2018 को सुबह के 5 बजे के आसपास परवेश अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है और सीधे प्रताप के घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही प्रताप के घर पे पहुंचता है, दरवाज़ा जब खटखटाता है, प्रताप दरवाज़ा खोलता है। लेकिन प्रताप जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, सामने परवेश को उसके हाथ में रिवॉल्वर देखता है। डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते वक्त ही परवेश उसके ऊपर गोली चला देता है, जो गोली प्रताप के पैरों में जाकर लग जाती है। लेकिन गोली की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए परवेश वहाँ से अपनी बाइक लेकर के निकल जाता है और सीधे राधा के घर पे पहुँच जाता है। लेकिन राधा के आंगन में जब जाता है तो देखता है कि प्रभात और राधा दोनों एक साथ ही खाट पर गहरी नींद में सोए हुए थे।
जैसे ही दोनों को गहरी नींद में सोते हुए देखता है, परवेश सबसे पहले प्रभात के ऊपर गोली चलाता है, जिसकी वजह से प्रभात की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन गोली की आवाज़ जैसे ही राधा सुनती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन परवेश राधा को भी पकड़ लेता है और उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटाकर गोली चला देता है, जिसकी वजह से राधा की भी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। उसके बाद से परवेश मौके से फरार नहीं होता है, बल्कि अपनी बाइक उठाता है और सीधे पुलिस थाने पहुंच जाता है। वाकई में परवेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, खास करके यह असलियत पूनम के पिता विजयपाल को जब मालूम चलता है, तो विजयपाल को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि जिस परिवार के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, उसका परिवार यूं अचानक उजड़ गया। फिलहाल पुलिस ने परवेश को अपने कस्टडी में ले लिया है, लेकिन प्रताप के घर वालों का कहना है कि इस षड्यंत्र में परवेश की प्रेमिका पूनम का भी हाथ है। पुलिस ने काफ़ी छानबीन की है, लेकिन पूनम के खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस ने केवल परवेश को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।